नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इज गुड में। आज हम ईवीएस के जो रिवीनिंग ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल। मतलब क्या है बेसिकली कि इनमें से कौन बिना सॉइल के ग्रो कर सकता है? फर्न, लाइकेन, मोज, मशरूम। बताओ आप कौन सा होगा इसमें। देखो, ये है काइंड ऑफ ग्रास होता है। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट होता है, तो ये तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो सॉइल है उसकी नीड होती है। लाइकिन हाँ, ये सरवाइव कर सकता है। कहाँ कहाँ, जैसे स्टोन हो गया, फिर उसके बाद ट्रीज हो गए, हाँ वहाँ पे भी सरवाइव कर सकता है। फिर उसके बाद ये मोजेस, ये भी सरवाइव कर सकता है। मशरूम नहीं, इसको नीड होती है किसकी? सॉइल की। ठीक है, सॉइल को इसकी नीड होती है, इसके लिए सॉइल पे ही सरवाइव कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। 2 एंड 3। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, हमारा पहला इनकरेक्ट था। क्यों? इसमें देखो, 4 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स दैट फर्न आर फाउंड इन। 4 टाइप के हैबिटाट्स में फर्न हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मॉइस्ट हो गया, सेडी फॉरेस्ट हो गया, हाँ, क्रींसेस हो गया, रॉक फेसेस, स्पेशली व्हेन द शेल्टर्स फ्रॉम द फुल सन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एसिड वेटलैंड हो गया, इंक्लूडिंग बोक्स एंड स्वैम्स जो जहाँ दलदल वगैरह होता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ट्रीज वेयर द मेनी स्पीसीज आर एपिफाइटिस। एपिफाइटिस क्या होता है बेसिकली? जो मतलब किसी के थ्रू ग्रो करते हैं, जैसे ट्री है ना, उसके बाद कुछ स्मॉल प्लांट्स हो गए, उसके थ्रू ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिफाइटिस। तो बेसिकली ये हो गया पहला, इसीलिए हमारा गलत था। ये बेसिकली सॉइल पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? लाइकेन। हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रॉक्स हो गया, ट्री बार्क हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, सॉइल पे भी देखने को मिलते हैं, बट उसमें पूछा था, क्या पूछा था? मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। ठीक है, हाउसेस हो गया, टॉम स्टोन हो गया, कार्स हो गए, अदर फॉर्म, मतलब वेरियस उस पे देखने को मिल सकते हैं। थर्ड भी हमारा करेक्ट था। मोजेस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसमें जाइलम एंड फोएम एब्सेंट होता है बेसिकली, हाँ, वो वाले प्लांट्स को बोलते हैं। और इन्हें सॉइल की नीड नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव। ठीक है, हमारा चौथा गलत था, क्योंकि मशरूम इज द फ्लेसी स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस। कहाँ ग्रो होता है? एबव ग्राउंड ऑन सॉइल। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म दे रखा है, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशियन। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं? बेसिकली इन्हें सन की नीड होती है, किसके लिए? फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सन की नीड होती है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे ग्रासेस हो गए, ठीक है, ग्रासेस किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं फूड के लिए, वो डायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें से कौन सा है? कोपेपोड्स हो गया, काइनोबैक्टीरिया हो गया, डाइएटम्स हो गया, और फोरमानिफेरा हो गया। कौन सा है बताओ आप? देखो, कोपेपोड्स नहीं होगा। ठीक है, काइनोबैक्टीरिया होगा, यह है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और डाइएटम दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कोपेपोड्स और फोरामिफेरा क्या है? ये दोनों इसमें नहीं आते। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, काइनोबैक्टीरिया एंड डाइएटम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है ना। जो फ्री लिविंग कोपोड्स होते हैं क्या होते हैं? वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और एक क्रूशियल लिंक कहीं ना कहीं फॉर्म करते हैं फूड चेन में। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, काइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब ये वर्ड आ गया तो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी आपको पता है क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑल वाटर, ऑल टाइप ऑफ वाटर्स में। ठीक है, नेचुरली फाउंड ऑल टाइप ऑफ वाटर्स, और इन्हें नीड होती है सनलाइट की टू मेक देयर ओन फूड, तो इसलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, डाइटम्स आर फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी। ठीक है, कहाँ फाउंड होते हैं? ऑलमोस्ट एवरी एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मतलब सब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में इन्हें हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे हो गया फ्रेश वाटर, मरीन वाटर हो गया। ठीक है, एंड दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ओशियन फूड चेन। ओशियन फूड चेन में यह प्राइमरी प्रोड्यूसर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, चौथा हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि ये
प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। ये कहाँ मिलते हैं? ऑल मरीन इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। दे मे बी प्लांटिक एंड बेंटिक इन देयर मोड ऑफ लाइफ। और किस पे फीड करते हैं? देखो, बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, स्मॉल डायटम्स में फीड करते हैं, मतलब इस पे फीड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ए भी है, प्राइमरी कंज्यूमर ए भी है, फर्स्ट वाला हमारा। दे बोथ आर प्राइमरी कंज्यूमर, और ए दो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिट्रीवोरस। डिट्रीवोरस क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डेड ऑर्गेनिज्म में, फिर उसके बाद जो वेस्ट वगैरह होते हैं उस पे फीड करते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा डिट्रीवोरस एग्जैक्टली होते क्या है। तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इसमें डिट्रीवोरस है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो आपको एग्जैक्टली पता ही है कि ये डिट्रीवोरस है। इन्हें फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है, अर्थवॉर्म को। ए, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली डेड वेस्टेज होते हैं फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, उससे डिकम्पोज करते हैं बेसिकली। हाँ, तो ये हमारा सही है। जेलीफिश, जेलीफिश नहीं है, ये गलत है। मिलीपेड्स हो गए, ठीक है, ये भी सही है। और फिर उसके वुडलिक, ये भी हमारा सही है, ठीक है। सी हॉर्स नहीं है, हमारा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फिफ्थ सही है इसमें, ठीक है। ये तीनों डिट्रीओरस है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, अर्थवर्म हो गया, मिलीपेड्स हो गया, वुडलिक हो गया, आर डिट्रीओरस है, ठीक है। डिट्रीओरस, डिट्रीओरीज, डिट्रीओफेगीज हो गया, डिट्रियस फीडर हो गया, डिट्रियस ईटर हो गया। बेसिकली ये सारे नाम से जानते हैं इन्हें। ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। क्या करते होते हैं? हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग डिट्रियस, जो कि डिकम्पोज करते हैं किसको? प्लांट्स को, एनिमल पार्ट्स को, ठीक है। टिपिकली देखें तो डिट्रियोरस एनिमल क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अर्थवर्म हो गया, मिलीपेड्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग टेल्स हो गए, वुडलिक्स हो गया, ठीक है, डंग फ्लाइज हो गई, स्लज हो गए, टेरेस्ट्रियल वर्म्स हो गया, सी स्टार हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, फीडर क्रैब हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे इसमें आते हैं, डिट्रियोरस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल, the weathering of rock is the main source of release of nutrients to enter the cycle. Weathering of rocks is the main source of release of nutrients in the to enter the cycle. Main source of release of nutrients to enter the cycle. Which of the following biogeochemical cycle? Weathering of rocks is the main source of release of nutrients to enter the cycle. देखो यार, इसमें तो फॉस्फोरस होगा हमारा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो ये हमारा सही है। Phosphate ions and other minerals gradually leaks out of rocks as a result of weathering and rain. वेदरिंग समझ रहे हो ना क्या होता है? वेदरिंग मतलब लेट्स से कोई रॉक है, उसमें ब्रेक डाउन होना, उसमें ब्रेक डाउन होना किसी नेचुरल फोर्स की वजह से, नेचुरल एजेंट्स, या जैसे रेन हो गया, आपका एयर हो गया, ठीक है, इसकी वजह से किसी रॉक में ब्रेक डाउन होना, और फिर अदर एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, तो उसे हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? दोनों एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है, एक साथ मिलके रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें प्लस माइनस, प्लस प्लस हो सकता है, प्लस जीरो होता है। आपने बायोलॉजिकल इंटरेक्शन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, हमने पढ़ाया भी था। अगर अभी तक उन सब लेक्चर्स को आपने नहीं देखा तो जाइए, देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली जो प्रीलिम्स आ रहा है ना यूपीएससी 2025 का, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो कर रहा है? सिंडेरियंस, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। देखो इसमें तीनों शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, ठीक है। वेरियस स्पीसीज है जिसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन सिंडेरियंस एंड डायनोफ्लैगेलेट एल्गी is termed symbiotic relationship because both animal host and the algae are benefiting from the association। दोनों ए भी और ए भी दोनों बेनिफिटेड होते हैं उससे, उनके रिलेशनशिप, इसे म्यूचुअल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। सेकेंड भी हमारा कही था, टू कॉमन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग फंगी आर mycorrhiza, fungi and plants root ligand।
फंगी एंड ईदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा सही था, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या करता है, मोस्टली रिप्रेजेंट्स ए क्लोज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप एसोसिएशन किसके किसके साथ, प्रोटोजियंस होते हैं, फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है, काइनोबैक्टीरिया होता है, यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं, उन सब के साथ एक म्यूचुअल बेसिकली क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ये फॉर्म करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब क्या है बेसिकली कि हमारे अर्थ पे जो वाटर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, हमें करेक्ट बताना इसमें से ध्यान रहे। ठीक है, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब क्या है बेसिकली कि जो रिवर्स प्लस लेक्स हैं, हाँ, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है ज्यादा है किसके कंपेयर में, ग्राउंड वाटर के कंपेयर में। गलत है, ग्राउंड वाटर में इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स मतलब आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन की बात कर रहा है, और जो ग्लेशियर्स हैं उसकी भी बात कर रहे हैं, मतलब लद्दाख उद्दाख रीजन की बात कर रहा है इंडिया के, और भी जो जहाँ पे ग्लेशियर फॉर्म होता है। ठीक है, पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। मतलब यहाँ पे क्या है, पोलर प्लस ग्लेशियर्स में हाँ ज्यादा है ग्राउंड वाटर के कंपेयर में हमारा वाटर। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, वाटर रिसोर्सेज 71% जो अर्थ सरफेस है क्या करता है, वाटर से कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, और हमारा 29% केवल लैंड है हमारे अर्थ पे, और सब पूरे पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, 97% वाटर कंस्टिट्यूट ओशियन एंड सी। ठीक है, हमारा जो 97% वाटर है उस वह बस ओशियन एंड सीज में परसेंट है। ठीक है, और केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। ठीक है, अर्थ पे। और 75% जो फ्रेश वाटर है कहाँ परसेंट है, ग्लेशियर एंड आइस कैप में। ठीक है, 7% फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर में है। ये आप सीक्वेंस दे सकते हो, पहले ग्लेशियर में, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर आइस एंड स्नो में, फिर लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलिएंट। मतलब इनमें से कौन सा मॉस्किटो रिपेलिएंट का काम कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेसिकली, नेचुरल वे ऑफ प्रिपेयरिंग मॉस्किटो रिपेलिएंट में किसका यूज होता है। मॉस्किटो रिपेलिएंट से मतलब क्या है कि जो मच्छरों को दूर भगाता है, ऐसे केमिकल वगैरह बनाना। ठीक है, तो इसमें हमारा लेमन ग्रास होता है। ठीक है, लेमन ग्रास को हम मॉस्किटो रिपेलिएंट में यूज करते हैं बेसिकली, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलिएंट में। ठीक है, देखो, लेमन ग्रास इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलिएंट। जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, लाइक एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया पे, वहाँ पे यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वहाँ पे हमें जो लेमन ग्रास है उसके वह काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर देखें तो फ्रिक्वेंटली कहाँ प्रोड्यूस होता है, चाइना, इंडिया में। ठीक है, लेमन ग्रास मोस्ट प्रोड्यूस इन चाइना एंड इंडिया। 2011 में एक स्टडी की गई, उसमें बताया गया कि स्ट्रॉन्ग ऑडियोर ऑफ लेमन ग्रास ऑयल इफेक्टिवली किल्स एंड फुल्ली रिपेल अबाउट 95% ऑफ द मॉस्किटोज फ्रॉम पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीसीज। ठीक है, 95% तक कारगर साबित हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small tree but extensive areas and no tree। ठीक है, हमें जो सवाना ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में देख सकते हैं, दिस इज अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो यहाँ पे जो एरियाज है ना, ये सवाना ग्रासलैंड में आते हैं। अफ्रीका में 4 टाइप के क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से एक सवाना है। तो बोल रहा है कि जो सवाना ग्रासलैंड है बेसिकली उसमें हमें ट्री नहीं देखने को मिलते, हमें जनरली ग्रासेस देखने को मिलते हैं। उसका रीजन क्या है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और कंबाइन ऑफ सम कंडीशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस। ठीक है, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसी पे आया था कि जो सवाना ग्रासलैंड में प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जो ट्रीज होते हैं ना, वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते। रीजन क्या था, तो उस टाइम हमने देखा था कि जो फायर था और जो वाटर था, हाँ, काफी फ्रिक्वेंट, जैसे फ्रिक्वेंट फायर फ्रिक्वेंटली होता है, जिसकी वजह से हमेशा आग लगती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रीज वगैरह ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते, और लैक ऑफ वाटर भी कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो उसी में पूछ रहा है कि इनमें से क्या रीजन है कि जो
हमें ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं सवाना रीजन में। क्या दे रखा है, परिंग एनिमल एंड टर्मिट्स। हाँ, गलत है, ये कोई रोल नहीं प्ले करता बेसिकली उसमें, ट्रीज के ना प्रेजेंट होने पे वहाँ पर। फायर, फायर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, ये सही है, ग्राजिंग हेर्बिवोरस है। जी हाँ, ग्राजिंग हेर्बिवोरस है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें एक्सटेंसिव ट्रीज वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सीजनल रेनफॉल, ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा दूसरा तीसरा चौथा सही होगा, फायर क्या होगा, ग्रेजिंग हेर्बिवोरस हो गए, फिर उसके बाद सीजनल रेनफॉल। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज नहीं होता, गलत है, देख लो। पहला इनकरेक्ट है, द सवाना बायोम्स रिलाइज on their herd numbers and speed of for survival, as vast open area provide little means of scope for quick predators। क्या बोल रहा है कि जो सवाना ग्रास लैंड है ना, सवाना बायोम है, वहाँ पे हमें हर्ड नंबर से मतलब जो भी चीजें देखती हैं काफी झुंड में देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी स्पीसीज है झुंड में एग्जिस्ट करती है और काफी रैपिडली रन करती है, क्योंकि जो ओपन एरियाज हैं वहाँ पे अगर देखें तो क्या होता है कि जो जो भी प्रेडेटर्स होते हैं ना, वो काफी रैपिडली अटैक करते हैं, और जो भी स्पीसीज स्मॉल स्पीसीज होते हैं उनको भागने में दिक्कत होती है, क्योंकि ओपन एरिया होने की वजह से वो कभी भाग नहीं सकते प्रेडेटर्स से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बता रहा है इसमें फर्स्ट में। सेकेंड में था combine of high temperature and little precipitation make savanna perfect area for grasses bushes fire during their dry season। ठीक है, जो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और लेस रेनफॉल होता है, उस कहीं ना कहीं एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है किसके लिए, जो फायर होता है उसके लिए। ठीक है, जो ग्रासेस होते हैं वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट फायर हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो ये बता रहे हैं उसका। ठीक है, सेकेंड वाला। इसके बाद फोर हमारा थर्ड सही था, फोर्थ सही था। ठीक है, फिर इनकरेक्ट था, सॉइल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ सवाना। ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है टाइप ऑफ सवाना, बट इट डज नॉट गुड टू चेकिंग इट वंस फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। पर्माकल्चर एक मेथड, बेसिकली सस्टेनेबल मेथड है। ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने का, इसमें जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो काफी सस्टेनेबल होते हैं। तो पूछ रहा है कैसे पर्माकल्चर डिफरेंट है कन्वेंशनल जो फार्मिंग केमिकल फार्मिंग होता था उससे। ठीक है, तो उससे कैसे पर्माकल्चर डिफरेंट है केमिकल फार्मिंग से, बेसिकली वो बोल रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से। ठीक है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस। बोल रहा है जो पर्माकल्चर फार्मिंग होता है वह डिस्करेज करता है, मतलब प्रमोट नहीं करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिस। मोनोकल्चर प्रैक्टिस क्या है, मतलब सिंगल क्रॉप को रोटेशनल टाइम पे ग्रो कराना। ठीक है, मतलब हमेशा आप सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करा रहे हो, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली कि देखो पर्माकल्चर डिस्करेज करता है सिंगल क्रॉप को ग्रो कराने का, बट अगर हम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में देखें तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस प्रोडोमिनेंट देखने को मिलता है, मतलब काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलता है। देखो ये तो हमारा सही है। ठीक है, ये पर्माकल्चर जो है ना मोनोकल्चर को कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है। इसमें पूछा क्या है, करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, conventional chemical farming can cause an increase in soil salinity, but occurrence of such a phenomena is not observed in permaculture। बोल रहा है जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग होता है, उसमें देखें तो जो सॉइल की सैलिनिटी होती है ना वह इंक्रीज हो जाती है, बट अगर हम जो पर्माकल्चर उसमें देखें तो ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। ठीक है, हमें उसमें देखने को मिलता है बट इसमें देखने को नहीं मिलता। थर्ड क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। देखो गलत है हमारा, भाई इसी को प्रमोट कर रहा है ना सस्टेनेबल वे में। पर्माकल्चर एक वेल डिजाइंड सिस्टम है बेसिकली। ये हमें सेमी एरिड एरियाज में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड विल विद रॉन्ग आंसर। फोर्थ क्या है, प्रैक्टिस ऑफ मुल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। जी हाँ, ये हमारा सही है। ठीक है, मुल्चिंग में क्या होता है, जो सॉइल होता है ना हम उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल से या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्माकल्चर में पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। ठीक है, और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है जो मुल्चिंग है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बी ऑप्शन विल द राइट आंसर। ठीक है, देखो पर्माकल्चर इज टोटली इंटीग्रेटेड डिजाइन सिस्टम दैट मॉडल्स ऑन नेचर, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये होता है। और देखिए तो मल्टी क्रॉपिंग को प्रमोट करता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। केमिकल फार्मिंग इज मोर सुटेबल फॉर मोनोकल्चर।
ड्यू टू यूज ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक इनपुट्स जैसे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग मेथड। ठीक है। कन्वेंशनल फार्मिंग यूजुअली अल्टर द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब क्या होता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना उसको चेंज कर देता है। बट अगर वही हम जो पर्माकल्चर है उसमें देखें तो यह क्या करता है, रिलाई करता है ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे, जिसकी वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं होता है। ठीक है। थर्ड गलत था। केमिकल फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिव यूज ऑफ इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, फिर हो गया इरिगेशन हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो होता है ना लेस फर्टिलाइज होता है, फर्टाइल हो जाता है ओवर टाइम। धीरे धीरे सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यह रिस्ट्रिक्ट करता है इन प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन में कन्वेंशनल फार्मिंग सुटेबल नहीं होता है। इसी वजह से सेमी एरिड रीजन में पर्माकल्चर इन्वॉल्व्स वेल डिजाइंड सिस्टम दैट डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट एंड पर्माकल्चर ट्राई टू इमिटेट वेल डिजाइन सिस्टम। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये जो सेमी एरिड एरियाज होते हैं वहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हुए दिखता है जो पर्माकल्चर होता है। ठीक है। मुल्चिंग को देखें तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है पर्माकल्चर का। ठीक है। जो कि प्रमोट करता है मैक्सिमम इफिशियंसी। तो ये हमारा बेसिक पर्माकल्चर और जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग हो गया उसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। ठीक है। मतलब क्या बोला है कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है बेसिकली, उसमें इंडिया का जो प्रिपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। देखो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट क्या दे रखा है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लीड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है। बोल रहा है जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है, जो अप्रोच है इंडिया का, यह पार्ट है एक प्रोजेक्ट का जो कि लीड किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज क्या है, देखो यह एक अप्रोच है बेसिकली जिसका एम है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसके रिजिलियंस को इनहेंस करना, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ये एक अप्रोच है हमारा, इसके अंडर क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के अंडर में। ठीक है। इसके द्वारा लीड किया जा रहा है। सेकंड क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS, मतलब जो क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, इज कैरीड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, फ्रांस में। ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरीड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, हेडक्वार्टर फ्रांस में। ठीक है। ये भी हमारा सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर, मतलब क्या है, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसमें जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर है। ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइए देखते हैं इसको। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट इन इंडिया इज ए CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है। पहला सही है हमारा, सेकंड भी सही है। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इज कैरीड आउट किसके अंडर में, CGIAR, फॉर्मली द कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। थर्ड भी हमारा सही था। ICRI सेट इज ए CGIAR रिसर्च सेंटर। ठीक है। क्या है, एक नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल पब्लिक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जो कि कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन एशिया एंड सब सहारा रीजन जो है अफ्रीका का, वहाँ पे। और देखते हैं तो इसका जो पार्टनरशिप है थ्रू आउट द वर्ल्ड है। ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, क्यों कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो है उस पे कंसर्न देखा गया है। ठीक है। कॉपर स्मेल्टिंग क्या होता है, देखो जो कॉपर को मेल्ट करके, हाँ, जो मेजर कंपोनेंट, जो मेजर इसमें तत्व होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना कॉपर का जो मेजर होता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कॉपर को हम स्मेल करते हैं, जो प्लांट स्मेल्टिंग के लिए सेटअप किया गया है, उससे कुछ कंसर्न्स एसोसिएटेड है। क्या क्या है, जैसे जैसे दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। देखो लीथल क्वांटिटीज की बात की है। ठीक है। लीथल मतलब काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। ये गलत है, लीथल क्वांटिटीज में नहीं रिलीज करता है यार, गलत।
कॉपर स्लैश कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो सकता है, कॉपर जो स्लैज होता है उसकी वजह से कुछ कुछ जो हैवी मेटल्स होते हैं ना वो लीच कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है सेकंड वाला। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमारा बी ऑप्शन विद द राइट आंसर। ठीक है, देखो, कॉपर स्मेल्टिंग डज नॉट रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। पहला गलत हो गया हमारा। सम स्मेल्टिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम नोन एज स्लज। ठीक है, कुछ जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसकी वजह से क्या हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वह रिलीज हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही था। थर्ड क्या था, स्मेल्टिंग प्रोसेस आर नोन टू इमिट हाई क्वांटिटीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद ऑफेंसिव एंड नॉक्सियस स्मोक फ्यूम हो गया, वेफर्स हो गया, गैस हो गया, अदर टॉक्सिक मटेरियल से रिलीज होते हैं डायरेक्टली उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्नेस ऑयल के रिस्पेक्ट में कुछ पूछा, हमें स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है होता है। फर्नेस ऑयल पहले जान लो, यह क्या होता है, एक पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल होता है। ठीक है, जिसे यूज किया जाता है रेसिडेंशियल जो होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल होते हैं वहां पे हीटिंग पर्पजेस के लिए। ठीक है, क्या होता है, जो रेसिडेंशियल होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे हीटिंग पर्पजेस के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, और इसे कहाँ से ड्राइव किया जाता है, जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है ना, क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है बेसिकली, इसे हम फर्नेस ऑयल बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग पर्पजेस के लिए जिसे यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। क्या ये प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का? जी हाँ, ये सही है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे क्रूड ऑयल का जब वो होता है तब निकलता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे यूज किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। इट यूज कॉज सल्फर इमिशन इनटू द इन्वायरमेंट। मतलब इसकी अगर हम जो फर्नेस ऑयल है उसको यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, सल्फर का इमिशन होगा इन्वायरमेंट पे। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो, फर्नेस ऑयल और फ्यूल ऑयल इज ए डार्क विसियस रेसिडेंशियल प्रोडक्ट of crude oil distillation. It is used as a fuel in different type of combustion equipments. ठीक, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट था। जो मरीन इंजन्स होते हैं और जो स्लो स्पीड इंजन्स होते हैं वहां पे फर्नेस जो ऑयल होता है पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे थर्ड वाला है उसमें जो सल्फर का इमिशन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन है बेसिकली, वह डायरेक्ट रिजल्ट होता है इस फ्यूल से। मतलब क्या है, फर्नेस ऑयल जो होता है उससे उसमें सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना डायरेक्टली कहीं ना कहीं इमिट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेंडेड टू कॉज न्यूरो degenerative problems are generated as the environmental pollutants from which of the following। जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उसकी वजह से न्यूरो डिग्रेडेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ से बेसिकली जनरेट होते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन दे रखा है इतना, 5 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें बोला है ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्या मोटर व्हीकल के ब्रेक से रिलीज होता है, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम्स, पावर प्लांट्स एंड टेलीफोन लाइंस। कहाँ से होता है बताओ। तो ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल से जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंजन ऑफ मोटर व्हीकल से, जो इंजन होता है मोटर व्हीकल का वहां से भी जनरेट होता है। फिर हमें पावर प्लांट से देखने को मिलता है, दोनों यहाँ से नहीं देखने को मिलता है, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम और फिर टेलीफोन लाइन से यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बी करेक्ट है, ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पार्टिकल्स के सोर्स माने जाते हैं। Magnetite particles are highly magnetic minerals from the iron and are known to be present in air pollution। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही था, व्हीकल ब्रेक सिस्टम आर द मेजर सोर्स ऑफ एयरबोर्न मैग्नेटाइट एट द रोड साइड। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ सही था, पेट्रोल डीजल इंजन एग्जॉस्ट पावर प्लांट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एयरबोर्न मैग्नेटाइट। ठीक है,
तीसरा पांचवा गलत था, देयर इज नो एडुकेट एविडेंस सपोर्टिंग द जनरेशन ऑफ मैग्नेटाइट पार्टिकल फ्रॉम सोर्स लाइक माइक्रोवेव स्टोव हो गया विद इन द होम एंड टेलीफोन। कोई भी एडुकेट सोर्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, माइक्रोवेव स्टोव्स जो होते हैं, फिर उसके बाद टेलीफोन लाइन्स होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। बोल रहा है जो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स है बेसिकली उसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक। उसे किस लिए डेवलप किया गया है, इतना स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको देखते हैं। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट of building operations around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एसेस करना जितना भी कार्बन का फुटप्रिंट हो रहा है कंट्रीज के द्वारा। फिर उसके बाद असेसिंग ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट caused by the use of fossil fuel by the world in unit टाइम। एक यूनिट टाइम में वर्ल्ड के द्वारा कितना कार्बन फुटप्रिंट किया जा रहा है फोसिल फ्यूल के थ्रू, हाँ उसको मेजर करना। देखो देखो फर्स्ट हमारा सही है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। बिल्डिंग ऑपरेशंस के द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट का इमिशन हो रहा है, हाँ मतलब कार्बन का इमिशन हो रहा है उसको एसेस करना, ठीक है। देखो देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस इज एसेस थ्रू द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, ठीक है। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स के द्वारा इसे एसेस किया जाता है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। मेजर करने के लिए एनर्जी यूज एंड रिपोर्टिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम बिल्डिंग ऑपरेशंस। बिल्डिंग ऑपरेशंस से जो भी जिस उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, ठीक है। पर्पज क्या था, टू सपोर्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन थ्रू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन बिल्डिंग ऑपरेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है, हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, आए दिन न्यूज में आता रहता है। ब्लू कार्बन एग्जैक्टली होता क्या है, देखो यह कार्बन होता है जो कि कैप्चर किया हुआ होता है कहाँ से, ओशियन और जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है वहां से, ठीक है। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कार्बन कोस्टल इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड ब्लू कार्बन, ठीक है। ब्लू कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, वहां से कैप्चर किया जाता है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव हो गया, सी ग्रासेस हो गया, टाइटल मार्सेस हो गया, ठीक है। स्टोर हाफ ऑफ द कार्बन बरीड बीनीथ द ओशियन फ्लोर। अगर देखें मैंग्रोव, सी ग्रासेस और जो टाइटल मार्सेस होते हैं ना, हाफ ऑफ द जो कार्बन होते हैं जो कि बरीड होते हैं कहाँ पे, ओशियन फ्लोर पे, उसको कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव के बारे में, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। एनिमल्स दे रखा है, उसे कंसीडर करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है कि जब प्रेडेटर उस पे अटैक करता है तो वह रोल कर जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे है ना, सपोज दैट ऐसे है ना, तो ऐसे रोल कर जाएगा, जो वनरेबल पार्ट है उसके बॉडी का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सा है बताओ, पेंगुलिन। ये तो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, एस्पिरेंट्स को पेंगुलिन होता है ऐसे, ठीक है, रोल कर जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, इसमें से दोनों सही होगा। फिर उसके बाद मरमट, देखो ये गलत है, मरमट नहीं होता है, ठीक है। हेजहॉग होता है, हेजहॉग होता है और फिर पेंगुलिन होता है, दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से रोल अप कर जाते हैं अपने वनरेबल पार्ट जो होता है बॉडी का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हेजहॉग क्या होता है, एक स्मॉल मैमल होता है, मैमल्स होता है, देखो मैमल्स है, ठीक है। हेजहॉग क्या है, मैमल्स है। और शॉर्ट लिम्ब होता है इसका, एंड ए बॉडी लो टू द ग्राउंड, ठीक है। और इसका जो आईयूसीएन रेड लिस्ट डाटा में स्टेटस देखे तो या लिस्ट कंसर्न मरमत हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया जैसे पार्टों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जनरली हमें कोल्ड इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, इसी वजह से हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया, वहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है मरमट, ठीक है। इसका आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, लीस्ट कंसर्न, क्या है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। पेंगुलिन ऑल्सो कॉल्ड स्केली एंटीटर, ठीक है। और यह मोस्ट ट्रैफिक्ड एंड मैमल्स है वर्ल्ड में,
किसमें कन्वर्ट होता है? रोल अप कंप्लीटली इनटू द बॉल। अगर कोई टच भी होता है ना उसकी बॉडी से कुछ, तो कैसे वो बॉल की तरह कहीं ना कहीं रोल अप कर जाता है, गोल सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर? इनमें से कौन सा फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर क्या होता है? देखो, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, फीड करते हैं, फिल्टरिंग स्मॉल पार्टिकल, जैसे हो गया प्लंक्टन या फिर ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है, फ्रॉम वाटर। क्या होता है फिल्टर फीडर? देखो, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जैसे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ले सकते हो आप, प्लंक्टन्स ले सकते हो, या फिर अदर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसे वाटर से फिल्टर करके इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है फिल्टर फीडर? ओस्टर को फिल्टर फीडर माना जाता है, ठीक है। और ये सब गलत है। कैटफिश नहीं है, ऑक्टोपस नहीं है, पेलिकन नहीं है, ये सब फिल्टर फीडर नहीं है, ऑर्डर फिल्टर फीडर है, ठीक है। फिल्टर फीडर आर द सब ग्रुप ऑफ सस्पेंशन फीडिंग एनिमल्स दैट फीड बाय स्ट्रेनिंग सस्पेंडेड मैटर एंड फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर, ठीक है। जैसे काम हो गया, क्रिल हो गया, स्पोंजेस हो गया, ओस्टर हो गया, बलीन हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, न्यूमरस फिशेज हो गए, और कहीं ना कहीं फिल्टर फीडर कंसीडर किए जाते हैं। फिल्टर फीडर आल्सो इंक्लूड्स कौन कौन से? फ्लेमिंगोज हो गए हैं, और कुछ वैरायटीज ऑफ जो डक्स होते हैं ना, उसमें भी फिल्टर फीडर की वो देखा जाता है, ठीक है। और इन्हें रिगार्ड किया जाता है कि क्या, इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी, ठीक है, क्योंकि दे माइट बी क्रूशियल इन क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर। इन्हें इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये रोल प्ले करते हैं, काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बायो एक्यूमुलेशन में, ठीक है। तो हमारा हो गया बेसिकली फिल्टर फीडर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, पाम ऑयल के बारे में देख लेते हैं। इसे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको कंसीडर करना है, ठीक है। बोल रहा है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। क्या हुआ, नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का? पाम ऑयल नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का? नहीं, ये नेटिव है कहाँ का? अफ्रीका का। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या बोला? पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। मतलब बोल रहा है कि पाम ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स को बनाने के लिए। गलत, हाँ सही है हमारा। पाम ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स को बनाने के लिए, ठीक है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। क्या पाम ऑयल को बायोडीजल बनाने में प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है? जी हाँ, ये भी सही है हमारा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो, ऑयल पाम ट्री कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका का, बट साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया था 100 साल पहले। किस लिए? एज ए ऑर्नामेंटल ट्री क्रॉप, ठीक है। एज ए ऑर्नामेंटल ट्री क्रॉप लाया गया था साउथ ईस्ट एशिया में, जबकि इसका नेटिव हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है। बहुत सारी जगहों पे पाम ऑयल का यूज होता है, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, टॉयलेटरीज में हो गया, सोप्स में हो गया, डिटर्जेंट में हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। बायोडीजल में भी हमें इसका देखने को मिल सकता है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताना है? करेक्ट बताना है, ठीक है। मोरिंगा इज ए लेगुमिनस क्रॉप एवरग्रीन ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा। सेकंड क्या बोल रहा है? टमारिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। थर्ड क्या बोल रहा है? इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टरामिन्स इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। चौथा क्या बोला? इंडिया इंडिया एक्सपोर्ट टरामिन्स एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। फिफ्थ क्या है? सीड ऑफ मोरिंगा एंड टरामिन्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? देखो, मोरिंगा जो है ना, लेगुमिनस एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, इट इज जनरली ए फास्ट ग्रोइंग ड्रॉट रेसिस्टेंट और ट्री है, ठीक है। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली पाया जाता है, ठीक है, यहाँ का नेटिव है, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा, जो टारमेरिन ट्री है इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, गलत है। ये कहाँ है? ये जनरली हमें देखने को मिलता है जो ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है ना, वहां पे। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों हमारा सही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो टामरिन ट्री होते हैं बेसिकली, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किए जाते हैं, ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जो सीड है ना मोरिंगा एंड टामरिन का, इसे
बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी विल बी द राइट आंसर, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, देखो मोरिंगा इज अ फास्ट ग्रोइंग ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री नेटिव टू कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पे जनरली हमें देखने को मिलता है, जो सम हिमालयन रीजन्स होता है ना, वहाँ पे इसके ट्रीज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमें वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं कहाँ पे, जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जो सब ट्रॉपिक रीजन्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो टमारिंड्स है वह नेटिव कहाँ के हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका के। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टमारिंड्स इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ कहीं ना कहीं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किए जाते हैं टमारिंड्स पे, और इसे एक्टिवली एक्सपोर्ट भी किया जाता है फ्रॉम इंडिया से। पांचवा हमारा सही था। ठीक है, बायोफ्यूल में कहीं ना कहीं हम इसे यूज करते हैं, बायोडीजल में। तो ये हमारा हो गया 2021 का पीवाईक्यूज, मतलब 2021 का ईवीएस का सारा जो क्वेश्चन था हमने काफी डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 2022 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है। ठीक है, उसको हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है अल्फा लफा, अमरनाथ हो गया, चिकपी हो गया, ठीक है, क्लोवर हो गया, पोर्सलेन हो गया, स्पिनेच हो गया। अब इसमें बताओ कौन कौन सा है। तो देखो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है इसमें से हमारा अल्फा लफा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चिकपी हो गया, फिर उसके बाद चौथा होगा क्लोवर। ठीक है, ये हमारे तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं। ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, अल्फा लफा, चिकपी, क्लोवर आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखो इस यह एक प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन होता है, जो कि जनरली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करना किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि यूजफुल हो फॉर अदर बायोकेमिकल प्रोसेस से। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन्हें कन्वर्ट कर देना नाइट्रोजन कंपाउंड में, ताकि वह बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए यूजफुल हो। ठीक है, और जो फिक्सेशन कैसे अकर हो सकता है, थ्रू एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, इसके थ्रू फिक्स होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप इज ए नेचुरल वे टू प्रोवाइड प्लांट एडजस्टेड नाइट्रोजन विदाउट द इंडस्ट्रियल फॉर्म और नेचर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वह एक नेचुरल वे है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स है, क्लोवर हो गया, वेचेज हो गया, पीज हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स यूज बाय फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा इन सब प्लांट्स का यूज किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, among the following crop which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा इमिशन, जो ह्यूमन द्वारा इमिशन होता है, मतलब नेचुरल वे नहीं है, ह्यूमन की एक्टिविटीज के द्वारा कहीं ना कहीं नाइट्रोजन या मीथेन का इमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेजर सोर्स है बेसिकली, ये पूछा है। तो हमारा क्या होगा, राइस। ठीक है, राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। देखो राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद जो हमारा बचता है क्या, CH4, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है। राइस पैडीज आज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन which have attracted considerable attention due to their contribution to global warming। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन of cultivation in which alternative wetting and drying of rice field is practice result in। जो सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन है, मतलब जो बेसिकली राइस के कल्टीवेशन में यूज हुआ होता है, उसमें क्या करते हैं हम, मतलब फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं अल्टरनेट टाइम पे वेट करते हैं, ड्राई करते हैं राइस फील्ड को। ठीक है, इसमें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में उसका क्या रिजल्ट होता है, इसे हमें बताना है। क्या क्या स्टेटमेंट है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, इससे क्या सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस होता है, मतलब जो हमें सीड की रिक्वायरमेंट होती है राइस की, राइस प्रोडक्शन में उसमें कम लगता है। हाँ जी हाँ, ये सही है। उसके बाद मीथेन जो प्रोड्यूस होता है राइस फील्ड से, देखा ना हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना, ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं राइस मीथेन इमिशन में, तो उसको भी रिड्यूस करता है। जी हाँ, ये सही है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हाँ ये भी सही है।
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो, ऑल ऑफ द गिवन रिजल्ट कम्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस इंटेंसिफिकेशन का सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है? कल्टिवेटिंग राइस विथ as much organic manure as possible, starting with young seeding plants singly at wider spacing in square patterns। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि जितना पॉसिबल हो उतने ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना, ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह होते हैं ना उसका यूज करना। मतलब जनरली क्या देखे, एक सस्टेनेबल वे में क्रॉप को राइस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन सा एक्सेस हो जाता है तो एसिड रेन का रूप ले लेता है? तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा कि नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है जनरली एसिड रेन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? Which one of the following has been constituted under Environmental Protection Act 1986? 1986 के तहत किस इसमें बॉडी अथॉरिटी को बनाया गया था? डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है उसको क्रिएट किया गया था जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के तहत। ठीक है, देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके यहाँ पे कब बनाया गया था इसको? जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था ना उसके बाद इसको लाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ठीक है, किसके लिए? प्रोटेक्टिंग इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। ठीक है, ये एथोराइज करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस लिए? कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इंडियन लॉ है किसके रिगार्डिंग? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, उसको कंसीडर करना और बताना इसमें से कौन सा सही है। वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रखा है यहाँ पे, सोल प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो वर्मिन है जिन्हें मार दिया गया है वो सोल प्रॉपर्टी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट जो एनिमल जिंदा है वह सोल प्रॉपर्टी होंगे इसका स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। जी हाँ, अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो वह अगर सपोज दैट प्रोटेक्टेड एरिया में पाया जा रहा है या फिर कहीं अदर एरियाज में आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जा रहा है, तब भी उनका जो प्रोटेक्शन वो सेम वे में किया जाएगा। जी हाँ, ये भी सही है हमारा, ये सही है हमारा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। थर्ड क्या है? अप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट कैप्चर और किलिंग। केवल अप्रीहेंशन मतलब ये है कि हाँ, ये जो एनिमल है ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, उस ग्राउंड पे हम किसी भी जो वाइल्ड एनिमल है बेसिकली उसे मार सकते हैं या फिर कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रॉपर क्राइटेरिया दे रखा है भाई, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे तो कोई भी अगर एनिमल आ गया तो उसे अरे मार सकता है तो उसको किल कर दें, नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें वही उसी एनिमल को मारा जा सकता है जब वो पूरा एकदम से श्योर हो कि हाँ ठीक है, यह ह्यूमन लाइफ को हर्ट कर सकता है। ठीक है, देखो, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एवरी वाइल्ड एनिमल शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। वेयर सच एनिमल्स इज हंटेड इन सेंचुरी और नेशनल पार्क डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस एनिमल को हंट किया जा रहा है किसी उसमें, तो उसे डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। और जो हंटेड एनिमल्स होते हैं किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या प्रोवाइड कराता है? इक्वल प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वेयर दे आर फाउंड। ठीक है, कहीं भी उन्हें पाया जाता है उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसके किसके बीच? प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। मतलब क्या है बेसिकली कि जो एनिमल्स प्रोटेक्टेड एरिया में पाए जा रहे हैं या फिर आउटसाइड में पाए जा रहे हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
और थर्ड वाला गलत था क्योंकि mere apprehension और fear that a wild animal could danger human life is not ground for capture or killing, ठीक है। As per the Wildlife Protection Act 1972, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत ओनली इफ द वाइल्ड एनिमल बिकम a danger to human life or is deceased or disabled beyond the recovery can be allowed to capture or kill by competent authority chief wildlife warden of the state, ठीक है। अगर ये देखा जा रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल है वह डेंजर हो गया है ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर डिसीज्ड और डिसेबल है जो कि बियॉन्ड है बेसिकली रिकवरी से, उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में उसे किल या कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मियावाकी मेथड क्या है, ठीक है। द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द, किसके लिए जाना जाता है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट जो कि जनरली बैकयार्ड वगैरह में क्रिएट किया जाता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। मियावाकी मेथड क्या है, मेथड ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन, जिसमें जो बैकयार्ड्स होते हैं उन्हें मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मियावाकी मेथड प्रोसेस नेटिव ट्री ऑफ ए रीजन आर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइड इनटू 4 लेयर्स, सर्स हो गया, सब ट्री हो गया, ट्री हो गया, कैनोपी हो गया, ठीक है। उसमें कन्वर्ट एक तरह से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी क्या है सॉइल की, उसको एनालाइज किया जाता है, जो कि हेल्प करता है इनहेंस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और फिर न्यूट्रिएंट्स इन इट। हाँ, इसमें देखिए तो ग्राउंड किससे कवर किया जाता है, थिक लेयर ऑफ मोसेस, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, वेटलैंड दे रखा है और उसका लोकेशन दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना क्या है इसमें, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला दिया है होरेका वेटलैंड, पंजाब का लोकेशन दिया है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, पंजाब में नहीं है होरेका वेटलैंड। अच्छा, जो भी ये सारे वेटलैंड्स है वो सारी चीजें जो है बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट है किसके, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रिसेंटली मैम ने एक लेक्चर लिया इस पे, जो रामसर साइट्स हैं उसको आप देख के जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोकेशंस उसमें मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेणुका वेटलैंड दिया है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हाँ ये हमारा ऑप्शन सही है। रुद्र सागर लेक दिया है त्रिपुरा, जी हाँ ये भी सही है। फिर सस्टम कोटा लेक दिया है तमिलनाडु, नहीं ये गलत है, ये कहाँ है, केरला में, ठीक है, ये हमारा केरला में है सस्तम कोटा जो लेक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ओनली 2 पेयर्स और करेक्टली मैच, ठीक है। देखो यहाँ पे होरेका वेटलैंड का है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पार्ट है झेलम बेसिन का, ठीक है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, नेचुरली अकरिंग वेटलैंड है, रिसीव फ्रेश वाटर स्प्रिंग एंड अंडरग्राउंड कर्स्ट फॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर हिमालयज एंड गिरी रिवर्स, ठीक है। रुद्रसागर लेक या फिर इसे हम लेक रुदी जाला भी बोलते हैं, ठीक है, रुदी जाला कहाँ है, त्रिपुरा में। सस्टमकोटा वेटलैंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ठीक है। पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसके लिए, ट्रेवलर्स के लिए, ठीक है। और केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी, ठीक है। जो रेन फॉरेस्ट या फिर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। तो जो वेटलैंड है वह किडनी का फंक्शन करते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में किडनी होता है, हाँ फिल्टर का काम करती है, उसी तरह वेटलैंड फंक्शन करता है किडनी का। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फंक्शंस जो वेटलैंड है वो वेस्ट वे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवापोरेशन, गलत। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस हो गया, मुल्सेस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स, ट्राइब्स, गलत। वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंट्स बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, इसकी वजह से क्या है जो वेटलैंड को बोलते हैं कि वह एज ए किडनी फंक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो हैवी मेटल्स होते हैं और जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको, ठीक है। देखो natural wetlands have often been referred to as a earth's kidney because they are high and long term capacity to filter pollutants, ठीक है, filter pollutants from the water that flow through them, ठीक है। aquatic plants जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू गुच्ची
समथिंग मेंशन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ ही कोई वर्ड है बेसिकली जो कि मेंशन था न्यूज में, हमें इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इज अ फंगस। जी हाँ, यह फंगस है। कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? हिमालयन रीजन में। ठीक है, जो फॉरेस्ट है हिमालयन फॉरेस्ट, वहां पे कल्टीवेट किया जाता है। इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? इट इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखो, कॉमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जाता है। ठीक है, कॉमर्शियली कल्टीवेटेड नहीं होता है, इसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट थर्ड गलत होगा। फर्स्ट सेकंड सही है। देखो, गुची मशरूम इज ए स्पीसीज ऑफ फंगस कल्टीवेटेड इन हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, अगर देखें तो फुटहिल हिमालय मोस्टली कहाँ होते हैं? हमें टेम्परेट फॉरेस्ट में, जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में, हमें नॉर्थ ईस्ट में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली एंड ग्रो इन कोनिफर्स फॉरेस्ट अक्रॉस द टेम्परेट रीजन। ठीक है, हमें कॉमर्शियली कल्टिवेटेड होते हुए नहीं दिखते हैं, और जनरली कहाँ मिलते हैं? जो टेम्परेट रीजन है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इसमें से आपको बताना है कौन सा बर्ड नहीं है। देखो, व्हाइट इप्स बर्ड है, स्पून बिल बर्ड्स है। ठीक है, इंडियन नाइट जार, ये भी बर्ड है। जो गोल्डन मंसीर है ना, ये बर्ड नहीं है। गोल्डन मंसीर जो है ये एक फ्रेश वाटर फिश है। दिस इज अ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, बर्ड नहीं है। देखो, गोल्डन मसीह फ्रेश वाटर फिश, गोल्डन मसीह इज नोन एज ए टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स। क्या जानते हैं इसे, किस नाम से जानते हैं? टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स। इट इज स्पीसीज ऑफ जीनस टॉर। गोल्डन मसीह, द लॉन्गेस्ट लिविंग फ्रेश वाटर फिश, इज नेटिव टू माउंटेन एंड सब माउंटेन रीजन फाउंड इन हिमालयन रिवर्स। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट लिविंग फ्रेश वाटर फिश हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो माउंटेन और सब माउंटेन रीजन है हिमालयन के, उसमें। ठीक है, जैसे गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। अगर इसका जो IUCN स्टेटस है उसको देखें तो ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, दिस इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये हमारा आई थिंक 2022 का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, हमने काफी डिटेल वे में इसको देखा। अब हम 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं EVS से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हमें कंसीडर करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जी हाँ, ये सही है। हमारे यहाँ यूरेनियम डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे? हिमालय रीजन में, जनरली हमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ यूरेनियम डिपॉजिट है, बट फिर भी हम लगभग कितना परसेंट, 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो कोल से प्रोड्यूस करते हैं। देख रहे हो, काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हम कोल का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोला? यूरेनियम इनरिच्ड टू एक्सटेंड ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है, 60% नहीं है भाई, 3 to 5%। ठीक है, इतना परसेंट अगर इनरिच्ड है यूरेनियम, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो, ऑल्दो इंडिया हैज यूरेनियम डिपॉजिट्स, बट स्टिल वी आर रिलाइंग ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द, देखो यार गलत है, 55% नहीं है भाई, 70 to 80% है। ठीक है, सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि 3 to 5% होता है। U-235 आइसोटोप्स इज नेसेसरी, और जो 20% होता है वो रिसर्च वगैरह के लिए होता है, और एटलीस्ट 90% फॉर किसके लिए? यूरेनियम इट इज वेपन ग्रेडेड यूरेनियम्स, मतलब वेपन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब 90% से ज्यादा इंक्रीज हुआ जाता है तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या दे रखा है? मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। सही है, मर्सुपियल्स नेचुरली इंडिया में फाउंड नहीं होते। मर्सुपियल्स क्या होते हैं? जो एक मतलब अनडेवलप्ड चाइल्ड को बर्थ देते हैं, और जो पाउच में उसको नरिश करते हैं। ठीक है, एक पाउच होता है ना उनके, जैसे कंगारू हो गया, पाउच जैसे अटैच्ड होता है ना उनके पेट में, ऐसे उसमें जो अनडेवलप्ड चाइल्ड होता है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो मर्सुपियल्स इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। हमारा स्टेटमेंट सही है, मतलब नेचुरली फाउंड नहीं होते। सेकंड क्या बोला है? मर्सुपियल कैन थ्राइव ओनली माउंटेन ग्रासलैंड कैन नॉट विथ नो प्रेडेटर्स। मतलब बोल रहा है कि यह ओनली माउंटेन ग्रासलैंड में थ्राइव कर सकते हैं जहां पे कोई प्रेडेटर्स हो ही ना। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर। देखो, मर्सुपियल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन रीजन स्पानिंग ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, साउथ अमेरिका, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम देखने को मिलती है।
और देखें तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्सुपियल जैसे कंगारू हो गया, वालाबीज हो गया, ठीक है, वो बैट्स हो गया, ओपोसम्स हो गया, बैंडिकोट हो गया, कोलाज हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट है। देखो इतना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ आपको याद रख रहना पड़ेगा, कभी आ गया फ्यूचर में मैच कराने के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा मार्सुपियल्स है, वो कुछ बर्ड का नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और सेकंड वाला था हमारा गलत, दीज क्रिएचर्स प्रेडोमिनेटली इनहेबिट्स एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, ठीक है, जो भी एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन माउंटेन ग्रासलैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है दैट डेवलप द ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस, जो कि ग्लोबल जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं ना उनके डाटाबेस को डेवलप करता है, किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू विच ऑन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है, किसका, साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ऑन इन्वेजिव स्पीसीज में, किसके अंडर आता है, अंडर द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फाउना, फाउना दे रखा है, इसमें पूछा है हाउ मेनी अबव आर जनरली नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, इनमें से कौन नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज जो नाइट में एक्टिव होते हैं। जैसे आप उल्लू ले लो, जनरली नाइट में एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद बैट ले लो आप, ये भी हमें नाइट में एक्टिव होती दिखती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन से नाइट में एक्टिव होते हैं, लायन टेल मकाक, ये गलत है, ये नाइट में एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। जो मालाबार कीवेट है और सांबर डियर है, ये दोनों नाइट में एक्टिव होते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, लायन टेल मकाक कहाँ मिलते हैं हमें, अपर कैनोपी ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो अपर कैनोपी होता है बेसिकली, हाँ ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट का, वहां पे जैसे ट्री हो गया, ठीक है, इस सब एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, जनरली इसी पे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मानसून फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इंडेमिक कहाँ है, वेस्टर्न घाट में, जो हमारा वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वहाँ पे इंडेमिक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में देखें तो इनका इंडेंजर कैटेगरी में स्टेटस है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। मालाबार कीवर्ड क्या है, इंडेमिक कहाँ है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में इंडेमिक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, और कंसीडर किया जाता है नॉकटर्नल। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, सांबर, ये कहाँ के नेटिव है, नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में इसका पॉपुलेशन देखने को मिलता है, वनरेबल स्पीसीज है, ठीक है। और क्या है, नॉकटर्नल है, जिसे हम क्रिपेस्कुलर एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू द सोर्स ऑफ देयर फूड, ठीक है। मतलब क्या है, स्पीसी ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म कैसे कम्युनिकेट करेगा वेंगल डांस करके, जो कि एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड है ना, जिसमें ये सब जो फूड होता है उसकी सोर्स का लोकेशन बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं कितना है, ठीक है। तो ये जनरली हनी बी के द्वारा किया जाता है, जो मधुमक्खियां होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। हनी बी reside in colony managed by single queen overseeing the entire hives, hives माने छत्ता होता है। हनी बी जिसमें जो रहते हैं उसमें जो एक सिंगल क्वीन होती है ना, वो पूरे जितने भी हाइव्स है उसको देखती है, उसके एक्टिविटीज को गाइड करती है, ठीक है। जनरली दो टाइप के डांस को हमें देखने को मिलता है, राउंड डांस होता है, एक वैगल डांस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। मैंने पहले बताया था जहां सम आ जाता है जनरली उसे हम राइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहला बोला है सम मशरूम्स है मेडिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेकंड क्या बोला, सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स है बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है, जो लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। जो मशरूम्स लाइट्स को इमिट करते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट माने जाते हैं उसे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक। हाँ सब कुछ सही है हमारा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो काफी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, सारा कुछ सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल, इंडियन स्क्वायरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसे हमें कंसीडर करना है। तो बताइए, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरो इन द ग्राउंड,
यार ये गलत है, क्योंकि जनरली ट्री पे रहती हैं, और इसके बाद जो ट्री के रूट होता है ना, उसमें जो गैप्स होते हैं उसमें रहती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड क्या है, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स हो गया, सीड्स हो गया, इन द ग्राउंड। हाँ ये सही है, ग्राउंड में स्टोर करती हैं। थर्ड क्या है, दे आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस लाइक ह्यूमंस, मतलब दोनों शाकाहारी मांसाहारी दोनों होती हैं। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो, ट्री स्क्वायर टिपिकली लिव इन वुडेड एरिया सिंस दे प्रेफर टू लिव इन ट्री। ठीक है, ट्री में ट्री पे रहना प्रेफर करती हैं। ट्री होल्स के बाद, उसके बाद ट्री होल्स नेस्ट दैट आर बिल्ट इनटू द क्रूक ऑफ ब्रांचेस। जो क्रूक मतलब ब्रांचेस में जो छेद नहीं देखने को मिलते हैं, वहां पे जो नेस्ट वगैरह बने होते हैं, वहां पे रहना पसंद करती हैं। सेकेंड हमारा सही था, नट उनका प्राइमरी सोर्स है फूड का। थर्ड भी हमारा सही था, स्क्वायरल और ओमनीवोरस होती हैं। जो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली उसको तो खाती हैं, उसके साथ साथ सीड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, स्मॉल मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एग्स हो गया, ये सारी चीजों को भी वो खाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछा है कौन सा करेक्ट है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मतलब बोल रहा है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं जो वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे अबव टेम्परेचर में भी। जी हाँ, ये सही है हमारा, क्योंकि जो थर्मोफिल्स होते हैं ना, ये जनरली हमें देखने को मिलते हैं कि 130 डिग्री 140 डिग्री तक सरवाइव कर सकते हैं। तो इससे हमारे स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जी हाँ, ये तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद पीएच बिलो द 3 डिग्री 3। जी हाँ, ये भी सही है। और स्टेटमेंट और करेक्ट। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, थर्मोफिल्स 122 डिग्री अप टू 122 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, साइक्रोफिल्स होते हैं लोअर टेम्परेचर लिमिट्स फॉर द लाइफ सीम्स अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखिए अगर 6.5 से लेके 7 तक पीएच अगर है तो उसे हम नॉर्मल रेंज मानते हैं, मतलब न्यूट्रल रेंज होता है, जो कि सुटेबल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, बट कुछ में हमें देखने को मिल जाता है, जैसे एसिडोफिल्स होते हैं, वह सर्वाइव कर सकते हैं बिलो 4 पीएच से भी। ठीक है, कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल्स विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन ए ट्री और लॉज ऑन वुड। ठीक है, मतलब क्या है, इनमें से कौन सा एनिमल है बेसिकली जो इंसेक्ट्स कहीं होल में हैं उनको ट्री मतलब एक स्टिक से निकालता है और उसको ईट करता है, मतलब खाता है। ठीक है, देखो उसमें ओरंगुटन जो है ना, इसको देखा गया है ऐसा करते हुए। ओरंगुटन एक स्पीसीज ऑफ किसका, ग्रेट एशियन ग्रेट एप्स का। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आइलैंड, जैसे सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया। ठीक है, orangutan possess cognitive ability comparable to those of the gorillas, chimpanzees, which are the only primates more closely related to human। ठीक है, जो ओरंगुटन होते हैं बेसिकली, उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी होता है ना, वह गोरिल्ला के कंपैरिजन में होता है, और साथ ही साथ जो चिंपैंजीज वगैरह होते हैं उनके उनसे मैच कहीं ना कहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है, इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। किसको बनाने में इसमें से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। एरोसोल, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लिब्रिकेंट्स, सब में होता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज सब में होता है, एरोसोल्स में होता है, फोम्स एजेंट में होता है, फायर रिटार्डेंट्स में होता है, फायर रिटार्डेंट मतलब जो आग को बुझाता है, लुब्रिकेंट्स में भी होता है। देखो, इसे हम सुपर पॉल्यूटेंट्स मानते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैस है जो कि 100 to thousands ऑफ टाइम द हीटिंग ट्रैपिंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसे बेसिकली जनरली वेरियस आइटम्स को बनाने में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे फिर से वही दे दिया, आई थिंक 10 11 ऐसे डिस्कस कर लिया गलत। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो, कंसीडर फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। On how many of the above does the UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment?
मतलब क्या है, जो यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव है, इनमें से किसको फंडिंग देता है? क्या सबको देता है? क्या इनमें से 2 को देता है, 3 को देता है? आप इसमें से बताना है। देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग, जी हाँ, ये सही है हमारा। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये गलत है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं देता है, ठीक है। हेल्थ केयर में देता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में देता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी विल बी द राइट आंसर। देखो, यूएनओपीएस सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2015 में, ठीक है। जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है टू इन्वेस्टिगेट इन्वेंटिव अप्रोच टू फाइनेंस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेवर इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। किसके किसके लिए करता है? अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। इट डज नॉट एम्फसाइज इन्वेस्टमेंट इन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हमारा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही था, सेकंड वाला गलत था। 13 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। मर्करी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, क्या कह दिया है और इसमें करेक्ट बताना है। क्या दिया है? गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज इज द सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। जो गोल्ड माइनिंग होता है ना, उससे मर्करी पॉल्यूशन होता है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज से, जो कि गोल्ड की माइनिंग की जाती है ना, तो बोल रहे हैं वहां से हमें मर्करी पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, जी हाँ। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पॉल्यूशन, जी ये तो सही है। इसके बाद क्या है? देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो, मर्करी इज इन आर्टिसनल स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में, ठीक है। अगर देखें मेजॉरिटी ऑफ जो मर्करी इमिशन है किससे एसोसिएटेड है? एएसजीएम सेक्टर से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अबाउट 38% ऑफ ऑल द एंथ्रोपोजेनिक मर्करी इमिशन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और सेकंड वाला हमारा सही था। फॉसिल फ्यूल से जो भी मतलब कोल बर्निंग हो गया, इस फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग हो गया, इससे मरकरी कहीं ना कहीं रिलीज होता है। थर्ड गलत था। वाइल मरकरी इज हाईली टॉक्सिक, काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, हैव एस्टैब्लिश्ड रेफरेंस लेवल ऑफ मरकरी एक्सपोजर, ठीक। और जो ये रेफरेंस लेवल है रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेबल रिस्क थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। 14 क्या बोल रहा है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें इसे कंसिडर करना है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विल ड्रॉ ईच ईयर। ए क्वार्टर ऑफ, जी हाँ ये सही है। हम इतना एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ कुछ स्टेट जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु है, वो मोर देन 100%, 120% जो ग्राउंड लेवल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ सकते हो, काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड sanitation needs of almost 18% of the world population living in its territory. नीड एक्सटेंड मोर देन क्वार्टर, देखो यार गलत है ये, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी नीड ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि रह रहा है हमारे टेरिटरी में, गलत है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सटेंड मोर देन द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विल ड्रॉ ईच ईयर। इसकी वजह से क्या है? इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर सोर्स फॉर वेरियस पर्पज, जैसे इरिगेशन का। इरिगेशन तो कहीं ना कहीं 80% हमारा कंट्रीब्यूट करता है उसमें। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इंडस्ट्रियल यूज हो गया। अप्रॉक्सिमेटली 89% ऑफ इंडियन ग्राउंड वाटर यूटिलाइज फॉर इरिगेशन पर्पज। देखो यहाँ पे 89 बोला, 89 है भाई, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। प्राइमरी पोर्शन ऑफ द ग्राउंड टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया सर्व इरिगेशन नीड rather than being allocated for drinking and sanitation purpose, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर द की टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। बोल रहा है जो हमारे यहाँ बायो मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा जो नगोया प्रोटोकॉल है उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग assets and benefit sharing, including the power to levy collection fee on the assets of biological resources within jurisdiction, ठीक है। ये भी सही है। क्या बोल रहा है? जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ना,
उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? डिटरमाइन करना बेनिफिट शेयरिंग को, ठीक है। साथ ही साथ जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करना, उसको कहीं ना कहीं कंसीडर करना, ठीक है। हमारा दोनों ऑप्शन सही है, बोथ वन एंड सेकंड, 1 एंड 2 दोनों सही है, ठीक है। एज पर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर कंस्टिट्यूटेड एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर कंस्टिट्यूट किया गया, ठीक है। द एक्ट इम्प्लीमेंट्स इंडियन ऑब्लिगेशंस आउटलाइन इन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। बीएमसी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने में एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है। और उसके बाद कई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व, मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एरिया को कम्युनिटी रिजर्व कंसीडर किया जा रहा है, नोटिफाई कर दिया जा रहा है, तो उसके स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें करेक्ट बताना है। क्या बताना है? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होगा? गवर्निंग अथॉरिटी हो जाएगा उस फॉरेस्ट का। जी हाँ, ये सही है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, सही है। कम्युनिटी रिजर्व है, हंटिंग अलाउड नहीं होगा, ठीक है, सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? पीपुल्स ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉट निम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, हाँ ये भी सही है। देखो नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होता, ठीक है, वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कम्युनिटी रिजर्व में ये सारी चीजें एक्टिविटीज देखने को मिलती है, क्योंकि जो पीपुल है और फिर जो फॉरेस्ट है दोनों एक तरह से साथ मिलके ही नर्चर होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, देखो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से क्या होगा? फॉरेस्ट का ही लॉस होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसे अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट गलत है, 3 सही है। देखो अंडर सेक्शन 33 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपॉन द सेंट्रल नोटिफाई ऑफ एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट एज्यूम अथॉरिटी ओवर द फॉरेस्ट, ठीक है। और द डिसीजंस रिगार्डिंग द एरिया नेसेसिटेट्स द कंसेंट ऑफ दिस गवर्निंग अथॉरिटी, मतलब अगर उस फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके लिए जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनका परमिशन लेना जरूरी है। सेकंड का सही था हमारा, ठीक है। थर्ड भी सही था। देखो फोर्थ मेन करेक्ट, आफ्टर द फॉरेस्ट हैज बीन मेड इनटू कम्युनिटी रिजर्व पीपल कैन नॉट यूज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लीव अलोन जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन जिसमें अब देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जूम कल्टीवेशन आता है, इसमें क्या होता है? एक जैसे ट्री है ना, एक पर्टिकुलर एरिया का फॉरेस्ट है, उसको क्लियर करेंगे कुछ एरिया को, फिर उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, एक सीजन 2 सीजन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे यहाँ की प्रोडक्टिविटी लो गई फिर तीसरी जगह शिफ्ट हो गए, यहाँ पे भी क्लियर किया, तो इससे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है ना, तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं किया जाता इसमें। सो हमने 2023 का देख लिया, ठीक है। 2024 का हमने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आई डोंट थिंक इसे डिस्कस करना जरूरी है। आप उस वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। जो 2024 के पीवाई की उसका सीरीज था बेसिकली, उसमें हमने इसको काफी डिटेल वे में कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया है, आप वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।